हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और रिकॉर्ड लेवल्स पे आज इंडेक्स जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। आज इंट्राडे में निफ्टी ने पहली बार 18,604 का आंकड़ा फिर से ब्रीच किया और उसको ब्रीच करने के बाद नए रिकॉर्ड स्तर को बनाया। निफ्टी फ्यूचर्स 18,700 के पार गया, हालांकि लास्ट आवर तक आते आते प्रॉफिट टेकिंग ऑब्वियसली बात है, जो अनुमान जो रहता है वो देखने को मिला, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग लास्ट आवर में जरूर आते हुए दिखाई पड़ी। और प्रॉफिट टेकिंग के बाद बाजार दिन के निचले स्तर तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ बिकवाली के साथ जरूर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आज की हाईलाइट में रिलायंस, ऑब्वियसली बात है 4% की एक जोरदार तेजी रिलायंस में बनते हुए दिखाई पड़ी और वो जोरदार तेजी के दम पर इंडेक्स चला। तो इंडेक्स की जो 90 अंकों की तेजी थी उसमें 60-70 अंकों का कंट्रीब्यूशन अकेले रिलायंस का ही था और आईसीआईसीआई बैंक दूसरा मेजर कंट्रीब्यूटर था। आईटी में बाइंग थी फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में तेज बिकवाली वहां पर आई। ऊपरी स्तरों से लार्ज कैप आईटी ज्यादा टूटे, मिड कैप आईटी फिर भी खरीदारी के अंदर रहा। आज प्रेशर था मेटल के अंदर, लेकिन ओवरऑल जो मूड माहौल बना हुआ है मिड कैप स्मॉल कैप की बाइंग का वो आज जरूर कंटिन्यू था। 1.25% के आसपास की तेजी मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही थी, स्मॉल कैप भी 1.25% ऊपर था। इसके अलावा आज जो अच्छे मूव्स थे वो पीएसयू बास्केट में, रेलवेज खास तौर से तेजी में ऑलरेडी कामकाज कर रहा था, वहाँ तो ऑलरेडी देखने को मिल ही रहा है। और बाकी भी इंडेक्स फ्रंट पर अलग अलग स्टॉक्स के अंदर जो स्पेसिफिक स्टोरीज हैं वो बनते हुए दिखाई पड़ी। मिसाल के तौर पर आज जो बहुत समय से रेंज में थे, यूनाइटेड स्पिरिट जैसे स्टॉक वो तेजी में आए। टाटा कम्युनिकेशन रेंज के अपर एंड के आसपास आ गया। उसके अलावा आज सीमेंट बैकफुट पे कामकाज कर रहा था। पूरा ओएमसीज, गैस शेयर, क्रूड की फॉल की वजह से वहाँ पर तेजी आते हुए दिखाई पड़ी। तो ऐसे करके अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में बिल्डन थी, लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि आज मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर एटलीस्ट बढ़िया बाइंग आते हुए दिखाई पड़ रही थी। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहले मेदांता DCX IPO क्या करें? सर अगर लिस्टेड गेन के लिए लिया है तो दोनों में लिस्टिंग गेन हो रहा है, निकल जाइए। अगर लिस्टिंग गेन के लिए नहीं लिया है तो आपको नीचे फिर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नीचे नहीं भी मिले तो इन दोनों में होल्ड करने लायक अगर आप कोई सोच रहे हैं तो उसमें ज़्यादा बेटर आपको दिखाई पड़ेगा मेदांता का, लेकिन थोड़ा सा नीचे आएगा तो आपके लॉन्ग टर्म विजन वैसे ही चेंज हो जाएंगे। सो बेटर यही है कि आपको कोई प्रॉफिट मिल रहा है ले लीजिए, नीचे मिल जाए तो आप मेदांता को ऐड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इन दोनों में वो ज़्यादा बेटर है। ओके, SRF एंड एस्ट्रल फॉर लॉन्ग टर्म एट CMP। SRF एंड एस्ट्रल में सर SRF देख सकते हैं, लेकिन एस्ट्रल लॉन्ग टर्म के लिए वैसे दोनों कंपनियां खराब नहीं है, दोनों कंपनियां अच्छी हैं। इस टाइम पर क्योंकि आपने ऐड किया तो उसमें ज़्यादा बेटर SRF दिखाई पड़ रहा है एस्ट्रल के कंपेरिजन में। एस्ट्रल चला है रिसेंटली थोड़ा सा, लेकिन इन दोनों के अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे विकल्प हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। केमिकल स्पेस में या फिर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस में, दोनों में। एशियन पिडिलाइट्स को भी आप भूल नहीं सकते, वो भी अच्छे दाम पर अवेलेबल है। क्रूड का फॉल वैसे भी उनके लिए अच्छा ट्रिगर बन सकता है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज टाटा स्टील 64,000 शेयर एंड नाल्को 41,400 शेयर की बाइंग, क्या व्यू है? टाटा स्टील 64 का दाम हाल में दिखाया क्या, मुझे याद नहीं, लेकिन अगर दिखाया तो सर दोनों ही केस में मेटल के गुड टाइम तो निकल ही गई है। तो मान लीजिए जो पिछले 2 साल या 1.5 साल पहले दिखाया इन्होंने, 6 महीने पहले रादर, तो उस वो वाली तेज़ी तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ नाल्को में आपको डिविडेंड मिल जाएगा ठीक ठाक, क्योंकि PSU स्टॉक है और यील्ड के हिसाब से बेटर ही रहता है आमतौर पे। तो ये एक बार को आप ध्यान रख सकते हैं। और टाटा स्टील भी आपको डिविडेंड दे के ही गया होगा, क्योंकि एडजस्टमेंट के बाद इसमें डिविडेंड आया था या उसके आसपास ही आया था। तो अगर आपने वो दाम पर लिया तो डिविडेंड मिला होगा। अदरवाइज ये दोनों दाम आपके बहुत नीचे के हैं, तो इसके नीचे तो जाने की गुंजाइश है नहीं। बने रहना ज़्यादा अक्लमंदी है, ऊपर के लेवल मिलते रहना, थोड़ा थोड़ा पैसा लेते रहिए। लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए टाटा स्टील दोनों में ज़्यादा बेटर है नाल्को के कंपैरिजन में, तो आप उसके हिसाब से कॉल लीजिएगा। ओके, और कैंपस में फ्रेश एंट्री नहीं सर, रिलैक्सो ज़्यादा बेटर नहीं लग रहा है आपको अगर एंट्री करनी है तो? ये तो अभी नया नया IPO है, अभी तो कुछ दिन ही बिताए हैं इसने, कुछ और दिन भी तो गुजारने दीजिए इसे, क्योंकि मार्केट 1-2 दिन का नहीं होता सर, मार्केट सालों साल चलता है। तो पुराने क्रेडिबल प्लेयर ऐसे टाइम पे जब बाजार हाइज की तरफ हो और शेयर लोज की तरफ भाग रहे हो, तो आपको हमेशा क्रेडिबल प्लेयर के साथ रहना चाहिए ताकि फंसने की गुंजाइश कम हो। तो बेटर यही है कि उस तरह के शेयर ढूंढिए जो बहुत समय से मार्केट में हैं, ट्रेड कर रहे हैं और ऊपर से नीचे भी आ गए हैं, तो उसमें रिलैक्सो बुराई नहीं है।
इस क्वार्टर के नंबर थोड़े ज़रूर टूटे थे क्योंकि कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी जो थी वो लग्जरी की साइड ज़्यादा मूव की थी रेगुलर के मुकाबले। तो अगर ऐसा ही रहता है तो भी रिलैक्सो प्ले कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड। 5 लाख पेयर रोज़ बेचता है, कोई छोटी बात नहीं है। बजाज ऑटो कह रहा हूँ, बाटा दूसरा प्लेयर है, 1.25 लाख पेयर रोज़ बेचता है। कैंपस शायद 4th प्लेयर है, 60,000 या 50,000 पेयर रोज़ बेचने वालों में लखानी लिबर्टी के बाद आता है। सो इसीलिए बेटर एक्जी लीडर के साथ सो फार जाइए और गिरने दीजिए। अभी कैंपस के तो अभी गिरावट की शुरुआत भी नहीं हुई है, राधा थोड़ा और गिरने दीजिए, ज़्यादा बेटर आएगा सिचुएशन। ओके, और इंडियन बैंक 48 रुपये पर 100 प्रॉफिट बुक करें। दीपक सर बेटर तो यही है, पीएसयू बैंकिंग बास्केट की तेज़ी मिली, अच्छा पैसा बन भी गया, दुगना तिगुना भी हो गए स्टॉक्स, तो थोड़ा थोड़ा तो ले ही लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं और बहुत तेज़ी है, मल्टीबैगर बन सकते हैं और भी ज़्यादा, तो एटलीस्ट ये कर लीजिए कि 70 शेयर बेच दीजिए, 30 रख लीजिए। जब मल्टीबैगर बनेंगे तो 30 ही 70 के बराबर हो जाएंगे। सो एटलीस्ट आप कैपिटल और प्रॉफिट दोनों लेकर निकल जाएं और बाकी के साथ बने रहें, वो ज़्यादा अक्लमंदी है। थोड़ा थोड़ा पैसा निकलते रहिए इस तरह के मोमेंटम में, रेलवेज़, पीएसयू बैंक, डिफेंस, इनमें थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते रहिए और उन स्टॉक में डालते रहिए इनके बदले में जो हमेशा के लिए रहेंगे, जैसे आईटी में टीसीएस, इन्फोसिस, जैसे एचडीएफसी, जैसे एचयूएल, जैसे लाइकवाइज। तो अच्छी क्वालिटी में इस पैसे को निकाल के डालते रहिए, तो विद टाइम एक बढ़िया पोर्टफोलियो आपका बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे मोमेंटम के शेयरों से निकालते रहिए और उनके अंदर डालते रहिए। ऐसे शिफ्टिंग करेंगे तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन में रहेंगे, एटलीस्ट नया पैसा और नहीं डालना पड़ेगा। ओके, वेदांता एंड गोदरेज प्रॉपर्टी में सर, वेदांता इज़ डिविडेंड के लिए एंड गोदरेज इज़ मोमेंटम के लिए। तो गोदरेज ज़्यादा बेटर है अगर आप मोमेंटम को प्ले करना चाह रहे हैं। अभी रियल स्टेट वैसे भी लार्जली अंडर परफॉर्मर रहा है इस पूरी तेज़ी में, मतलब 2 ही सेक्टर सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म करे गए। एक तो आईटी जो 40% के आसपास टूटा है, और दूसरा 18% सेक्टर टूटा है, और करीब करीब 8 से 9% रियल स्टेट टूटा। और रियल स्टेट में सबसे ज़्यादा टूटने वाले शेयरों में गोदरेज है। कंपनी क्वालिटी ख़राब नहीं है, लास्ट क्वार्टर के नंबर भी ठीक थे, तो आप आराम से लेकर रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसको आप आराम से होल्ड कर सकते हैं और नीचे ले भी सकते हैं। एशियन पेंट्स एंड डी मार्ट, दोनों ही केस में दोनों क्वालिटी तो है निक्सर, तो और दोनों के दाम एंट्री करने के लिए ठीक भी हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा डाउनसाइड शायद खुले ना इनमें, तो आप आराम से यहाँ पर भी एंटर कर सकते हैं। लेकिन जो हमेशा की तरह जो नियम होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आप 20-20-20-20 के रेशियो में डालते चले जाइए जो भी आपका पैसा है, ताकि एटलीस्ट खोने के लिए कुछ ना हो। और ये निकल जाएगा तो कुछ और मिल जाएगा। सो ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से एंटर करिए, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन क्वालिटी है एटलीस्ट दोनों कंपनियों ख़राब नहीं है। रिलायंस में आज क्या हुआ सर? आज एक रिपोर्ट आई थी, अनिल जी, रिपोर्ट थी मॉर्गन स्टैनली की। उन्होंने रिलायंस पे एक रिपोर्ट निकाली थी कि जो कंपनी के जीआरएम है फॉलिंग सिचुएशन में भी बेटर साइड पर रहेंगे, क्योंकि क्रूड के फॉल के बावजूद इनकी इन्वेंट्री गेन नहीं इतना होता है कि ये रिफाइन उसको आराम से कर सकते हैं। कभी आप रिलायंस के बारे में पढ़िएगा, अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है पढ़ने में, तो आप एक रिलायंस का उन्होंने रिलायंस वर्स के नाम से निकाला हुआ है, जियो वर्स के नाम से। वो आर्टिकल है, आपको मिल जाएगा इजीली, आप ट्विटर पे भी ढूंढ सकते हैं। वो मेरे सहयोगी नाइजिल ने कुछ दिन पहले ट्वीट भी किया था उसे। जियो वर्स क्या है बेसिकली? उसमें आपको हर चीज़ दिखाई पड़ेगी जो रिलायंस से रिलेटेड है, जिस बिजनेस में रिलायंस मौजूद है। रिलायंस अपने आप में एक इंडस्ट्री है सर, रिलायंस कोई कंपनी नहीं है। वो बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि जो लग्जरी ब्रांड्स हैं इंडिया के, उन तक को रिलायंस इंडिया मास्टर फ्रेंचाइजी के तौर पे ओन करता है। प्लस वो रिटेल के ज़रिए, ज्वेलरी के ज़रिए, पेटकेम के ज़रिए, इवन आप जो तकिया लगाते हो उसकी फाइबर रिफिल के ज़रिए, हर चीज़ में एशिया का लार्जेस्ट आम का एक्सपोर्टर तक रिलायंस है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लिए किस तरह का साइज़ है इस कंपनी का। तो ये छोटी मोटी बिजनेस नहीं है जो रातों रात खड़े होते हैं, ये एक इंडस्ट्री है जो सालों लग जाते हैं खड़े होने में, और रिलायंस ऑलरेडी कर चुका है। तो इट्स टू बिग टू फेल वाली सिचुएशन में है। अब रही बात कि ये रिलायंस की रिफाइनरी भी, अगर आप कभी जामनगर कभी गए हो या जामनगर के आसपास से हो या पढ़ा हो आपने उसके बारे में, तो रिफाइनरी अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है। उसके पाइप भी सीधे कर देंगे तो चांद तक पहुंच सकते हैं, ये बात बोली जाती है उसके बारे में। उस तरह की रिफाइनरी एल&टी ने बनाई थी, वो दोबारा बन भी नहीं सकती वैसी रिफाइनरी। और वो रिफाइनरी खासियत क्या है, वो वर्ल्ड का घटिया से घटिया क्रूड तक रिफाइन कर सकती है। इसीलिए रिलायंस हमेशा जीआरएम में एज लेता है बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी या दुनिया की किसी भी रिफाइनरी कंपनी के सामने। सो लाइकवाइज, मतलब इसके ऊपर मैं बोलने पे आऊँगा तो शायद पूरा आधा घंटा बोल जाऊँगा, इतनी सारे बिजनेस हैं इनके। लेकिन अदरवाइज रिलायंस कोई ब्रोकरेज हाउस यही बोल रहे हैं कि एक अच्छे अपसाइड है, 3000 प्लस के टारगेट्स हैं, तो आप उस हिसाब से कॉल ले सकते हैं। आज आईजीएल में प्रॉफिट आया है 1 साल बाद, बेच दें या वेट करें? सर
1 साल बाद आया है तो थोड़ा समय तो दे ही दीजिए। इतना समय आपने वेट किया है तो खाली कॉस्ट निकालने के लिए थोड़ा ना किया था, प्रॉफिट के लिए किया था ना। तो जो उस समय आपने सोचा था वही आज भी सोच लीजिए। कंपनी वैसे कोई ख़राबी नहीं है, तेज़ी आएगी, तेज़ी रफ्तार पकड़ेगी, थोड़ी कैप ज़रूर होगी, लेकिन तेज़ी तो आए पहले, तो तेज़ी मिल गई आपको, थोड़ा और वेट करिए। अब थोड़ा चलने के बाद आप ट्रेल ज़रूर करिएगा, यानी कि अगर यहाँ से आईजीएल मान लीजिए 30 रुपये ऊपर चला आता है तो 30-30 रुपये करके आप उसे ट्रेल करते रहिए। पहले आपका कॉस्ट से 10 रुपये ऊपर, फिर 10 से 20 रुपये ऊपर, फिर 30 रुपये ऊपर, ताकि आपका प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा करके लॉक होता रहे। तो आप उस हिसाब से यहाँ पे अपनी रणनीति बनाइएगा। अदानी विनवर IPO अलॉटेड, नेक्स्ट 10 ईयर व्यू। शिवम सर 10 साल का तो मुझे ही नहीं पता 10 साल पहले कहाँ था और 10 साल बाद कहाँ पहुँचूंगा। 10 साल का व्यू तो नहीं, बट ये ज़रूर आप मान सकते हो कि जो कंपनी प्रॉफिट बना रही है, जो कंपनी स्ट्रांगली FMCG में एक्सपैंड कर रही है, जिस कंपनी का ऑयल बिजनेस खाली ख़राब हुआ था, FMCG बहुत स्ट्रांग परफॉर्म कर गया था, राइस में एक्सपैंड कर ही लिया है और ग्रुप भी ठीक ठाक है। सो इस तरह की कंपनी विल्मर के टाइप के साथ ग्रोथ तो पकड़ेगी। ग्रोथ तेज़ और धीरे ज़रूर हो सकती है, लेकिन ग्रोथ तो रहेगी। ये क्वार्टर के नंबर अच्छे थे, मतलब वैसे नंबर आपको ख़राब दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उसमें उन्होंने कमेंट्री जो बोली थी वो ये बोली थी कि शायद इस क्वार्टर में ऑयल बिजनेस की वजह से नंबर्स वीक आए थे, पाम ऑयल की डिमांड की वजह से, लेकिन सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर इंडिया में जो है वो शादियों का और फेस्टिव का रहता है, तो वहाँ पे डिमांड बहुत अच्छी होती है। एक आंकड़ा कुछ दिन पहले मैंने ही एक उसमें लिंक में बोला था कि 23% जो शादियों का खर्चा है वो करीब करीब खाने पर होता है, केटरिंग पर। अगर केटरिंग पे इतना खर्चा हो रहा है, कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी है, तो ऑयल का इस्तेमाल तो होगा ही ना। ऐसा तो है नहीं सारा कुछ घी में ही बन जाएगा, देसी घी की शादियाँ तो नहीं होती। तो अगर ऑयल का इस्तेमाल होता है तो बहुत प्लेयर है उसमें, और ये डोमिनेंट भी है उसमें, तो इसलिए वहाँ से डिमांड तो आएगी। तो शादियों के चक्कर में सेकेंड हाफ इनका वैसे बेटर हो जाएगा। प्लस इंडिया की कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी है, स्नैक मार्केट इतनी बड़ी है, रहेगी ये ग्रोथ स्टोरी अभी इंटैक्ट। तो आप आराम से बने रहिए। अब 10 साल 20 साल कुछ नहीं पता, नंबर के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, वो हर साल चेंज होते हैं। अगर नंबर बहुत बेटर होतेगा तो 20 साल की स्टोरी है, नंबर बहुत बेटर नहीं होतेगा तो शायद 10 महीने भी ना चले, तो आपको उसके हिसाब से कॉल लेना है। अच्छा जी, एम्बर एंटरप्राइज फॉर लॉन्ग टर्म। मधुर सर, एम्बर से बेटर आज एक रिपोर्ट आई थी किसी ब्रोकरेज की, उसने EMIL का नाम लिया था। उन्होंने बोल दिया कि EMIL डीमार्ट होगा कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस का। अभी तो इतनी जल्दी मैं मानता नहीं इस बात को, लेकिन ठीक है, वो बोल रहे हैं तो कुछ हो सकता है यहाँ पर भी, तो आप उसको देख सकते हैं एक बार को। ठीक ठाक कंपनी है, ऊपर से टूटा भी बहुत है, IPO का फ्लो भी निकल ही गया है, नंबर लास्ट क्वार्टर के ठीक थे, केपेक्स के चक्कर में प्रेशर आया था, मोमेंटम मिल जाएगा तो उसको आप देख सकते हैं। लेकिन एम्बर को भी अगर आप देख रहे हो तो एम्बर भी मोमेंटम वाला ही है, कोई बहुत लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए इसे आप मत देखिएगा। मार्केट की प्रेडिक्शन बताएं, आगे क्या हो सकता है। मार्केट तेज है मंगीलाल साहब, आप अगर 1-2 दिन सोच रहे हैं तो मैं ट्रैक नहीं करता, लॉन्ग टर्म सोचो तो ऑब्वियसली बात है बुलिश हूँ, सुपर बुलिश हूँ तो मार्केट में। मतलब ये लेवल तो कुछ भी नहीं है अभी, जो लेवल्स आप देखोगे गोइंग फॉरवर्ड। सो 1-2 दिन 2-4 दिन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ओवरऑल इंडियन स्टोरी इज टू इंटैक्ट। जिस तरह की ग्रोथ है कंजम्पशन में, मतलब मुकाबला ही नहीं है इसका तो कुछ। और फिर कंजम्पशन है तो फार्मा है, फार्मा है तो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है तो इंश्योरेंस है, सब तो कोरिलेटेड है आपस में। सो कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी इंडिया की बहुत इंटैक्ट, बहुत ज़्यादा इंटैक्ट है। इसका अंदाज़ा आप कभी मार्केट में निकल के देखिएगा, समझ में आ जाए खुद ही आपको। सो मतलब बुलिश व्यू, सुपर बुलिश व्यू के बीच में आप कहीं रख लीजिए इंडिया को। आफ्टर एंड बोनस स्प्लिट यूजुअली शेयर्स गोज इन अ कंसोलिडेटेड फेज, बजाज फिनसर्व लोअर साइड में कहाँ तक जा सकता है। संजय सर, जहाँ से तेज़ी शुरू हुई थी, क्योंकि मेरे को नंबर तो ऐसा याद नहीं है क्या लेवल है, लेकिन जहाँ से तेज़ी शुरू हुई थी वहाँ से तेज़ी तक, यानी 100 रुपये से 150 रुपये तक, और 150 का 60%, मतलब इस 50 रुपये का 60% उतना घटा दीजिए। जितना निकलेगा वहाँ तक तेज़ी, वहाँ तक नीचे आएगा, वहाँ फिर आप एंटर कर सकते हैं। एटलीस्ट वो सेफ साइड है जाना, वो नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, कोई और शेयर ले लीजिए, बहुत सारे शेयर हैं दुनिया में। ओके, टॉप 4 स्मॉल कैप्स। अनिल सर, मुश्किल है ये कॉल लेना, टॉप 4 स्मॉल कैप, नंबर पे डिपेंड करता है, मतलब मैं नंबरों पे ही हमेशा बोलूँगा। सो जिसकी CAGR सबसे अच्छी होगी टॉप 4 स्मॉल कैप में ढूंढ लेता हूँ, वो मिल गया तो आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, उसके हिसाब से आप बना लीजिएगा अपनी रणनीति। ओके, और व्हाट इज व्यू ऑन पेटीएम, शुड वी एंटर एट दिस टाइम। सौरभ सर, अगर आपका मीडियम टर्म व्यू है, मोमेंटम का व्यू है, तो ही आप एंटर करिएगा। लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए अवॉइड, जब तक प्रॉफिट ना आए तब तक अवॉइड। मोमेंटम खेलना चाहते हैं 100-50-10 रुपये तो वो बात अलग है, लेकिन उसके लिए शेयर ऑलरेडी पीट चुका है काफ़ी। लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए आपको इसमें ज़रा देख संभल के, कब तक एंटर नहीं करना जब तक इसका मुनाफा ना आ जाए। चलिए, फिलहाल इतने सवालों को मैं शामिल करूंगा। माफ़ी बहुत सारे लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछा, हमसे बातचीत की। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।